ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए, हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। रतनपुर गांव की वो वीरान कोठी महज एक खंडहर नहीं थी, बल्कि वो एक ऐसा काला सच थी जिसे वक्त की धूल ने दबाने की कोशिश की थी, लेकिन वो बार बार लहू की प्यास बुझाने बाहर निकल आता था। आर्यन, जो पेशे से एक ऐसा व्लॉगर था जो रूहानी ताकतों को महज एक अंधविश्वास मानता था, अपने 3 दोस्तों के साथ रतनपुर पहुंचा था। लेकिन उसे अंदाज भी नहीं था कि उस रात उसकी जिंदगी का सबसे भयानक अध्याय शुरू होने वाला था। जैसे ही उन्होंने उस कोठी के भारी और सड़े हुए लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया, एक ऐसी चीख सुनाई दी जो शायद इंसानी नहीं थी, बल्कि हवाओं के टकराने से पैदा हुई एक चेतावनी थी जिसे सबने अनसुना कर दिया। कोठी के भीतर का मंजर किसी बुरे सपने जैसा था, जहां दीवारों पर अजीबो-गरीब काले निशान बने हुए थे और छत से चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट के साथ साथ किसी के गीले पैरों से चलने की आवाज आ रही थी। छप छप छप। रतनपुर के सन्नाटे में समीर की तेज चलती धड़कनें साफ सुनी जा सकती थीं। कोठी के बीचों बीच एक बहुत बड़ा झूमर लटका था जो बिना किसी हवा के पागलों की तरह झूल रहा था, और उसके ठीक नीचे जमीन पर हजारों मरी हुई तितलियां बिखरी पड़ी थीं, जिनके पंख पूरी तरह काले पड़ चुके थे। अचानक नेहा चिल्लाई, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि अंधेरे में से किसी बेहद ठंडे और नुकीले हाथ ने उसके टखने को पकड़ा है। लेकिन जब आर्यन ने टॉर्च जलाई तो वहां कुछ नहीं था सिवाय एक गहरी खरोंच के जो नेहा के पैर पर उभर आई थी और जिससे काला खून रिस रहा था। वे जैसे जैसे ऊपर की मंजिल की ओर बढ़ रहे थे, हवा में चमेली के फूलों और सड़ते हुए मांस की एक मिलीजुली गंध और भी तेज होती जा रही थी, जो इस बात का संकेत थी कि वहां कुछ ऐसा है जो बेहद खूबसूरत दिखने का ढोंग कर रहा है, पर अंदर से पूरी तरह गल चुका है। ऊपर के कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर का नजारा देखकर सबकी रूह कांप गई। वहां एक पत्थर की वेदी पर एक औरत बैठी थी जिसके पंख पारदर्शी और चमकदार थे। उसका चेहरा किसी अप्सरा जैसा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, जिनमें कोई पुतली नहीं थी। वो काला जादू की परी थी जिसे सदियों पहले एक तांत्रिक ने अपनी वासना और अमरता की भूख मिटाने के लिए रूहानी ताकतों से बनाया था। परी ने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं, कमरे का तापमान एकदम गिर गया और दीवारों पर लिखे मंत्र खून उगलने लगे। आर्यन का कैमरा अचानक ग्लिच करने लगा और स्क्रीन पर उसे वो नजर आने लगा जो नंगी आंखों से नहीं दिख रहा था। उस परी के पीछे हजारों तड़पती हुई आत्माओं के साए थे जो उसे घेर कर खड़े थे। समीर ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे, और तभी उस परी के खूबसूरत चेहरे की खाल फटने लगी और उसके भीतर से एक डरावना, झुर्रियों वाला और काला चेहरा बाहर आने लगा। उसके पंख जो पहले रेशमी लग रहे थे, अब चमगादड़ के नुकीले और सड़े हुए मांस के लोथड़ों में बदल चुके थे। उसने एक जोरदार चीख मारी जिससे कोठी के सारे शीशे चकनाचूर हो गए और कबीर के कान के पर्दे फट गए, जिससे खून बहने लगा। वो परी रेंगते हुए उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसके नाखून फर्श को खुरच रहे थे, जिससे एक किरकिराहट भरी आवाज पैदा हो रही थी जो सीधे दिमाग की नसों पर वार कर रही थी। समीर को अचानक हवा में ऊपर उठा लिया गया, जैसे उसे किसी अदृश्य फंदे ने जकड़ लिया हो, और देखते ही देखते उसकी हड्डियां टूटने की आवाजें पूरे कमरे में गूंज उठीं। उसकी रूह उसके मुंह से काले धुएं की तरह निकली, जिसे उस परी ने बड़ी बेरहमी से अपनी जीभ से चाट लिया। अब समीर का शरीर महज एक सूखी हुई लकड़ी का ढांचा बनकर रह गया था। आर्यन और नेहा पागलों की तरह नीचे की ओर भागे, लेकिन सीढ़ियां अचानक अनंतहीन हो गईं। वे जितना नीचे भागते उतना ही उसी खौफनाक कमरे के करीब पहुंच जाते। तभी उन्हें उस अंधे बूढ़े तांत्रिक की आवाज सुनाई दी जिसने उन्हें रतनपुर के बाहर रोका था। वो बूढ़ा अब उनके सामने खड़ा था और उसके हाथ में एक इंसानी खोपड़ी थी जिसमें जलता हुआ काला कोयला रखा था। उसने बताया कि ये परी कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक श्राप है जिसे जिंदा रखने के लिए हर 100 साल में 3 बलि देनी पड़ती है, और आज की रात वो रात है। कबीर, जो अभी भी दर्द से तड़प रहा था, उसे उस परी ने अपने लंबे बालों से जकड़ लिया और उसे दीवार के पार खींच ले गई, जहां से उसकी आखिरी चीख सुनाई दी और फिर सब शांत हो गया।
आर्यन को समझ आ गया कि भागने का कोई रास्ता नहीं है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस बूढ़े तांत्रिक पर हमला किया और उसके गले में लटकती एक काली मटकी को फोड़ दिया। जैसे ही वो मटकी टूटी, उस परी के शरीर में आग लग गई और वो किसी तड़पते हुए जानवर की तरह पूरे घर में टकराने लगी। कोठी की दीवारें गिरने लगीं और मलबे के साथ साथ काली राख हवा में उड़ने लगी। नेहा और आर्यन किसी तरह रेंगते हुए बाहर निकलने में कामयाब हुए, लेकिन जैसे ही वे अपनी गाड़ी के पास पहुंचे और पीछे मुड़कर देखा, रतनपुर की वो कोठी पूरी तरह गायब हो चुकी थी। वहां सिर्फ एक वीरान मैदान था। वे हाफते हुए गाड़ी में बैठे और जैसे ही आर्यन ने बैक मिरर में देखा, उसके होश उड़ गए। पीछे की सीट पर नेहा नहीं बैठी थी, बल्कि वो परी बैठी थी, जिसका आधा चेहरा अभी भी जल रहा था और वो नेहा की आवाज में कह रही थी, तुम्हें क्या लगा आर्यन कि तुमने मुझे मार दिया? मैं तो अब तुम्हारे साथ तुम्हारे शहर चल रही हूँ। और तभी आर्यन ने गौर किया कि उसके अपने हाथ भी काले पड़ने लगे थे और उसके नाखूनों से खून रिसने लगा था। काला जादू अब उसके खून में समा चुका था और रतनपुर का वो खौफ अब उसके साथ हमेशा के लिए जा रहा था।